नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आपको क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार अध्ययन जरूर करें। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए, दुल्हस्ती, गांधी सागर, उकाई, तवा दिया गया है बांध, ठीक है। और एक तरफ आपको नदियां दी गई है, आपको सुमेलित करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तवा है तो तवा कहाँ पर है, किस नदी पर है, तवा पर ही। तो डी का तो फोर्थ आपका है, लेकिन आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर भी हर जगह डी का फोर्थ दिया है। तो मतलब हमको पता होता चाहे ना पता होता कोई फायदा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आप और ऑप्शंस को देखेंगे। जब हम बात करते हैं यहाँ पर दुल्हस्ती की, तो दुल्हस्ती किस नदी पर है, ये आपकी चिनाब नदी पर है। ए का सेकंड दो जगह दिया गया है। गांधी सागर की बात करेंगे तो ये आपका चंबल नदी पर है, बी का फर्स्ट। और उकाई जो है वो तापी नदी पर है। उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्लास यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट डैम्स को देखेंगे, रिवाइज करेंगे, जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश की सबसे पहले बात करते हैं तो नाथपा झाकड़ी बांध की बात करेंगे। आपकी परीक्षा में कई बार पूछा है, ये याद रखिएगा। तो नाथपा झाकड़ी बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, किस नदी पर है, सतलज नदी पर है, याद रखिएगा, ठीक है। चमेरा बांध की बात करेंगे तो ये रावी नदी पर है। फिर उसके बाद पंडो बांध की बात करेंगे तो वो ब्यास नदी पर है। अब ट्रिक आप लोग यहाँ पर बनाइएगा, नाथपा, ठीक है, नाथपा जो है वो सत पे है, ठीक है। नाथ पंथ जो है, नाथ पंथ वाले सत बोलते हैं, नाथ पंथ वाले सत, नाथ सत, सत बोलो नाथ, सत बोलो नाथ, कैसे भी नाथ पंथ सत बोलते हैं। ये सत बोलो नाथ ऐसे करके मूवी का डायलॉग सोच के आप बोल सकते हैं ना, सत बोलो नाथ। तो ये नाथपा किस पे है, सतलज नदी पर है। चमेरा रावी जो है आप चमेरा, रावी चमेरा, ठीक है, जैसे थोड़ा सा याद रख सकते हैं, रावी चमेरा, ठीक है। सत बोलो नाथ, सत बोलो नाथ, तो सतलज नाथपा। फिर पंडो की बात करेंगे तो ब्यास, पंडो पंडित को बुलाओ ब्याह के लिए, पंडित को बुलाओ ब्याह के लिए, पंडित को बुलाओ ब्याह के लिए। तो जल्दी से रिवाइज करो हिमाचल प्रदेश का, सत बोलो नाथ, सत बोलो नाथ, सतलज किस पे, नाथपा पे, सत बोलो नाथ, तो सतलज किस पे है, नाथपा पर है। रवि चमेरा, रवि चमेरा, ठीक है, गुस्से में किसी बोलो रवि चमेरा। फिर ब्याह किसके प्रेजेंस में कराओगे, पंडो, ठीक है, या पंडित के प्रेजेंस में ब्याह, तो पंडो व्यास। तो याद हो गया ना। चलो फिर इसी तरीके से जम्मू और कश्मीर को देखेंगे तो यहाँ पे बगिलहार देखो, चेनाब, ठीक है, बगिलहार चेनाब। फिर उसके बाद दुमखर सिंधु, फिर उरी झेलम, उरी झेलम, ठीक है। उरी मूवी आपने देखी ना, उरी मूवी में हर जो था सब झेल रहे थे, उरी मूवी में बहुत लोगों ने झेला, तो उरी में झेला, उरी में झेला लोगों ने, हमारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने झेला, उरी में झेला, ठीक है। तो उरी झेलम, ठीक है। दुमखर सिंधु, दुमखर। अब आप लोग भी कुछ ट्रिक बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छा क्लास, आप में से अगर किसी स्टूडेंट को ना कुछ बहुत अच्छी सी ट्रिक पता है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर अगर वो ट्रिक अच्छी लगेगी तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस भी किया जाएगा। बगिलहार बगल में चिनाब, बगल में चिनाब, ठीक है, चीना। चलो ये याद रखिएगा। झारखंड, झारखंड की बात करेंगे तो मैथन बांध बराकर, ठीक है, चांडिल स्वर्ण रेखा, पंचेत दामोदर। तो यहाँ पर याद रखिएगा पंचेत दामोदर, पंचित
जो दामोदर है, जो दामाद है, वो पंचायती है, ठीक है, पंचायती दामाद, तो पंचायत दामोदर, पंचायत दामाद, ठीक है। ब्याह किसके प्रेजेंस में करोगे? पंडित के, पंडो, ठीक है, पंडित के, याद रखिएगा। रावी चमेरा, ठीक है। फिर यहाँ पे सत बोलो नाथ, तो सतलज नाथपा। चांडिल, चांडिल स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण पाने के लिए आपको चांडिल्य का रूप धारण करना पड़ेगा, ठीक है, आपको चांडिल्य होना पड़ेगा, स्वर्ण चांडिल्य। फिर मैथन बराकर, मैराथन करना है लेकिन सबको बराबर में रखना है, मैराथन बराकर, ठीक है। एक बार और रिवाइज कराऊंगी, फिर आप लोग बताइएगा। देखिए, जो दामाद है वो पंचायती है, ठीक है, तो दामोदर पंचेत, दामोदर पंचेत, दामाद पंचायती, ठीक है। स्वर्ण रेखा, स्वर्ण पाने के लिए चांडिल का रूप धारण करो, स्वर्ण के लिए, सोने के लिए चांडिल्य बनो, ठीक है, चांडिल्य। फिर बराकर, बराबर होगा मैथन, बराबर मैराथन, मैराथन रेस होती है ना, मैराथन में लोग दौड़ते ना, तो बराबर मैथन, याद रहेगा। चलिए, अच्छा, उरी में सबने झेला, तो उरी झेला। आगे बढ़ते हैं, पूरी क्लास ट्रिक बताने में चली जाएगी, यहाँ पे बस एक बार सुनना, फिर अपना आंख बंद करके सपोज कर लेना, इमेजिन कर लेना। आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैम थोड़ा ट्रिक बताओ, मैंने उस स्टूडेंट की बात एकदम सीरियसली ले ली, मैंने कहा कि सही बात है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ट्रिक बताए तो हो सकता है उनको याद भी रहने लगी। तो इस वाले जो अभी हमने डिस्कस किया है डैम के बारे में ना क्लास, 5-10 क्लास बाद हम फिर इसको डिस्कस कर लेंगे और इसी तरीके से रिवाइज कर लेंगे। तो क्या होगा, अगर आप भूल भी गए होंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो बार बार हमको एग्जाम के पहले क्या करना है, रिवाइज करना है, रिवीजन करना है, करते रहना है, ठीक है, क्योंकि बहुत से फैक्ट्स आपको याद करने होते हैं। जब हम छोटे होते थे तो मम्मी लोग एक पेज याद कराती थी, अगले दिन एग्जाम में लिख के चले आते थे, वहीं पर काम खत्म हो जाता था। लेकिन जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपीयर करते हैं तो हम खाली एक एग्जाम नहीं देते, हम कई पेपर देते हैं। आप यूपी पीसीएस भी देंगे, आप बिहार का भी देंगे, उत्तराखंड का भी देंगे, साथ ही साथ आप यहाँ पर आरओ एआरओ भी देंगे, आप कई परीक्षाएं देंगे ना, तो सब में ये फैक्ट्स काम आते हैं। तो हमको बस एक दिन में याद करके अगले दिन भूल नहीं जाना, इन फैक्ट्स को याद काफी समय तक हमको रखना पड़ेगा, जब तक कि हमारे पेपर क्वालिफाई नहीं हो जाते हैं। तो इसलिए बार बार रिवाइज करेंगे चीजों को। अब देखो, कर्नाटक की बात करते हैं, तुंगभद्रा नदी पर है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिंगान मक्की बांध की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नदी दिया गया है, इसको कर लेना शरावती नदी पर, शरावती नदी पर, ठीक है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है, स्टेट भी इंपॉर्टेंट है। कदरा की बात करेंगे तो कदर ही नहीं है काली नारी की कदर ही नहीं करते, कदरा ही नहीं है लोगों को। लेकिन आप ये मत सोचिए कि काली नारी है तो उसकी कदर नहीं करोगे, आपको उसकी कदर करनी पड़ेगी। तो काली नारी कदरा, ठीक है, कदर ही नहीं है। अलमत्ती, मत्ती कृष्ण जी किसमें खेलते थे? मिट्टी में खेलते थे, तो अलमट्टी कृष्णा, ठीक है। फिर सूपा बांध जो है वो काली नाड़ी नदी पर है। तो यहाँ पे देखिए, काली नाड़ी नदी पर आप कौन कौन से बांध है? कदरा है और सूपा है। अब यहाँ पर कभी परीक्षा में अगर आपसे पूछा कि काली नाड़ी नदी कहाँ बहती, तो आप बता लोगे कर्नाटक में बहती है, ठीक है। कृष्णा राजा सागर बांध की बात करेंगे तो वो कावेरी नदी पर है। तो ये चीज हुई ना क्लास कंफर्म, तो याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में के बीच में जो बांध है, देखिए राजघाट बांध जो है वो बेतवा नदी पर है। हाँ, हर कोई चाहता है कि उसका जो बेटा है ना, उसका जो बेतवा है ना, बेटा है वो राजा बने, तो बेतवा राजा। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे बरना बांध जो है वो बरना नदी पर है, बरगी बांध जो है वो नर्मदा नदी पर है, बाण सागर जो बांध है वो सोन नदी पर है, ठीक है। फिर गांधी सागर जो है वो चंबल नदी पर है। अब गांधी जी को अगर हम देखें तो वही चंबल में डाकू राज खत्म कर सकते थे, ऐसे आप याद कर सकते हैं। गांधी जी के बारे में सोचेंगे तो सत्य अहिंसा की बात करेंगे, चंबल की बात करेंगे तो हिंसा याद आती है, तो गांधी चंबल की हिंसा को खत्म कर सकते हैं। तो गांधी चंबल याद करने का तरीका है, ठीक है। फिर यहाँ पे गेलदरी की बात करेंगे तो पूर्णा नदी पर है, उजनी बांध की बात करेंगे तो भीमा नदी पर है, पावना बांध की बात करेंगे तो मावल नदी पर है, मुलसी बांध की बात करेंगे तो मूला नदी पर है। याद रखिएगा, ये सारे बांध आपके कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग फिर से जब रिवाइज करेंगे तो अगर आपको नहीं याद है तो याद हो जाएगा। उड़ीसा में बात करेंगे तो इंद्रावती बांध है और हीराकुंड बांध है, ठीक है।
अब देखिए, अगर आपको हीरा बनना है तो आपको महान भी बनना पड़ेगा साथ ही साथ। तो ये आपकी परीक्षा में कई बार पूछा है, अगर पास्ट ईयर का पेपर आपने देखा होगा। तो याद रखिएगा, हीराकुंड बांध किस पर है? महानदी पर है। हीरा महान है, ठीक है। आपको अगर हीरा बनना है तो आपको महान बनना पड़ेगा। इंद्रावती, इंद्रावती नदी पर है। तमिलनाडु की बात करेंगे तो वैगई बांध वैगई नदी पर है, ठीक है। पेरुचेनी बांध की बात करेंगे तो ये परालाया नदी पर है। फिर मेट्टूर बांध की बात करेंगे तो ये कावेरी नदी पर है, याद रखिएगा, ठीक है। कावेरी जो है वो बहुत मीठा बोलती है, मिट्टू मिट्टू बोलती है कावेरी, मिट्टू मिट्टू। तो याद है ना, कावेरी जो है मिट्टू मिट्टू बोलती है, तो मेट्टूर बांध उस पर है। उत्तर प्रदेश में देखिए, गोविंद वल्लभ पंत या रिहंद बांध की बात करेंगे तो वो रिहंद नदी पर है। उत्तराखंड में टेहरी बांध की बात करेंगे तो वो भागीरथी नदी पर है। फिर धौली गंगा की बात करेंगे तो वो धौली गंगा नदी पर है। इतनी चीज क्लियर हुई ना क्लास? आज थोड़ा सा ट्रिक बताया, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको समझ में आया कि नहीं। मैं फिर एक चीज कहूंगी, मेरे और आपके बीच में कम्युनिकेशन का बस एक ही माध्यम है, वो है कमेंट बॉक्स। तो आप लोग जब कमेंट बॉक्स में कुछ बताते हैं और मैं उसको पढ़ती हूँ तो मुझे ये भी पता चलता है कि मुझे आपके लेक्चर्स में क्या क्या चीजें और इंक्लूड करनी है, और ये भी पता चलता है कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। तो मुझे जरूर बताइएगा, क्या मुझे ऐसे ट्रिक आपको आगे की क्लास में बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। चलिए, अब ज्यादा समय नहीं लूंगी, दूसरे प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं। दूसरे प्रश्न को क्लास ध्यान से देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। उष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है, शंकु वृक्ष, फिर कच्छ वनस्पति, पतझड़ वन। ये भी आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, उष्ण कटिबंधीय वन की बात करेंगे तो इंग्लिश वालों के लिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात हो रही है। हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं ना। तो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा आपका? ए का फोर्थ होगा आपका। देख लेते हैं, एक ही जगह दिया गया है और मैच करते हैं। कॉनिफरस फॉरेस्ट, जहाँ पे ऐसे ऐसे करके पेड़ होते हैं कुछ आपके, तो ये कहाँ पे, किस एरिया में होते हैं? जहाँ पे खूब ठंडा होता है ना। तो ठंडा यहाँ पर कहाँ पर होगा? हिमाचल प्रदेश में होगा। तो बी का सेकेंड। जेरोफाइट वेजिटेशन की बात करेंगे। जेरोफाइट की अगर हम बात करें, यहाँ पे कच्छ वनस्पति दी गई है, तो कच्छ वनस्पति यहाँ पे देखो कहाँ पर होगी आपकी? सुंदरबन में होगी, ठीक है। फिर डेसिडियस की बात करेंगे तो ये आपका क्या होगा? पतझड़ की बात करें तो राजस्थान में। तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है क्लास। एक बार मैप में देखेंगे, आप लोग को याद रहेगा। अब देखिए क्लास, अगर हम ये भारत के मैप को देख रहे हैं तो आपको पता है यहाँ पर जो है वहां पे ठंडक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किस तरीके के फॉरेस्ट मिलेंगे बताइए? अभी हमने देखा कॉनिफोरस फॉरेस्ट, शंकु वृक्ष मिलेंगे इधर की तरफ आपको, ठीक है। अब हमने आपसे डिस्कस किया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है। यहाँ पे एवरग्रीन, ई मतलब एवरग्रीन और डेसिडुअस, ठीक है। जब हम एवरग्रीन की बात करते हैं तो ये सदाबहार वन की हम बात करें, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। और यहाँ पर हम पर्णपाती वन की बात करें, जो एक समय पे अपने पत्तों को क्या करते? गिरा देते, पर्णपाती। जब मानसून आएगा तो फिर हरे भरे हो जाएंगे, लेकिन जब बहुत गर्मी आएगी, जब आपका बसंत ऋतु आएगी तो अपनी पतझड़ आएगी, पेड़ के पत्ते गिरेंगे। तो यहाँ पर जब भी भारत में बात करते हैं तो भारत में आपको सबसे ज्यादा जो एरिया भारत का कवर है वो किस फॉरेस्ट से कवर है? वो आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट से, ठीक है। ये याद रखिएगा, पर्णपाती से। ये देखिए, ये येलो कलर क्या शो कर रहा है? यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल रहा है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपको दिखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो वो हमको यहाँ पर वेस्टर्न घाट साइड में मिलता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो साल भर हरे भरे रहते हैं। और आपको पता है साइलेंट वैली की अगर हम बात करें तो साइलेंट वैली आपकी यहीं पर आती है, ये याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारत में एवरग्रीन फॉरेस्ट हमको कहाँ कहाँ मिलता है तो आप बताएंगे सबसे पहले वेस्टर्न घाट में, जो वेस्टर्न स्लोप है जहां पर आपका केरल और कर्नाटक के एरिया कवर होते हैं, यहाँ पर हमको क्या मिलता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो मेघालय रीजन में आपको थोड़ा बहुत मिलता है, मेघालय रीजन में, ठीक है, इधर की तरफ जहां पे जैंतिया हिल्स है, खासी है ना, उधर की तरफ भी आपको मिलता है। ये चीज याद रखिएगा। हो गया ना कंफर्म क्लास? और पतझड़ वन आपको पता है इधर राजस्थान की तरफ आपको मिलेंगे। और अगर पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो आप क्या बताएंगे? पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, मतलब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब मैं
आशा करती हूँ हिंदी वालों को भी समझ में आया होगा और इंग्लिश वालों को भी समझ में आया। यहाँ पर आप मैप में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं मैंने आपको बता दिया। तीसरा प्रश्न अब हम देखते हैं। यहाँ पर एक तरफ आपको एथनिक ग्रुप्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको कंट्री दी गई है। तो बताइए, यहूदी, ठीक है, फिर तेड़ा, बेजा और लूर। तो यहाँ पर जब हम लूर की बात करते हैं तो ये एथनिक ग्रुप हमको कहाँ मिलता है? ईरान में मिलता है। डी का सेकेंड 2 जगह दिया गया है, लेकिन एक चीज क्लियर हो गई है, अगर डी का सेकेंड है तो ए का क्या है? 4th है। ऑप्शन में से देख रहे हैं हम, तो यहूदी हमको इजराइल में मिलेंगे। तेड़ा की अगर हम बात करें तो ये लीबिया में, और बेजा जो है वो मिस्र में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है, 4 हो गया। फिर बी का क्या हो गया? 3 हो गया, फिर 1 2, तो डी आपका सही उत्तर है। ये आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, यहां से प्रश्न बना था, एथनिक ग्रुप्स पूछा गया था ट्राइब्स की जगह, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा प्रश्न। यहाँ पर आपको विद्रोह दिए गए हैं। मैंने आपको फिर एक चीज मैं आपको रिपीट करूंगी, अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं तो लूसेंट में हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में लास्ट में कुछ पेजेस दिए गए हैं जिसमें ब्लॉक ब्लॉक ऐसे बना हुआ है, ठीक है। वहां पर आपको सब विद्रोह दिए गए हैं, जनजाति विद्रोह दिए गए हैं, किसान विद्रोह दिए गए हैं, वो कहां पर हुए थे, किस ईयर में हुए थे और उसके लीडर कौन है। प्लीज क्लास उसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में रिपीट कर जाता है और ये ऐसे प्रश्न हैं जो स्टूडेंट गलत भी कर देते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेगा अरेंज करने को, कि जो विद्रोह है उनको आप क्रोनोलॉजिकल कालक्रम अनुसार अरेंज करिए, या फिर कौन विद्रोही थे, किसने लीड किया, या फिर पूछ लेगा ये कहां पर हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, मोपला विद्रोह की अगर हम बात करेंगे तो मोपला विद्रोह कहां पर हुआ था? केरल में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। पावना विद्रोह की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर हुआ है? ए का तो फर्स्ट हो गया ना आपका। पावना विद्रोह जो है वो बंगाल में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद एका विद्रोह की बात करेंगे तो ये अवध में हुआ है, 1921 के समय ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। फिर बिरसा मुंडा विद्रोह की बात करेंगे तो ये आपका बिहार में हुआ है। तो उत्तर आपका क्या सही हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। 5वें प्रश्न को हम देखते हैं, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो बताइए, 1949 में, 1952 में, 1950 में, 1954 में। तो लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? तो याद रखिएगा, जो लोकसभा का पहला चुनाव था वो आपका 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था, ठीक है। तो ये आपका कब हुआ था प्रथम अधिवेशन? अगर हम देखें तो प्रथम अधिवेशन 1952 में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन में आपको 1952 दिया है, तो बी आपका सही होगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा 5 और 2, 19 तो आपको समझ में आ ही जाएगा। यहाँ पे 5 2 आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा 5 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 6वां प्रश्न देखते हैं। यहां पर आपको मैच करना है, तो बताइए क्या सही होगा। यहां पर आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। स्टर्नम दिया गया है, फिर उसके बाद आपको क्लेविकल दिया गया है, अगर हम देखें यहाँ पे पेटिला भी दिया गया है और स्टेपुला दिया गया है। इसको मैच करिए। चलिए बताइए, स्टर्नम की अगर हम बात करें तो ये हमको ब्रेस्ट बोन में मिलती है, ठीक है। ब्रेस्ट बोन दिया है कहीं पर, ए का फोर्थ 2 जगह दिया गया है। वेरी गुड, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पेटेला की, तो पेटेला नी कैप, तो यहाँ पर याद रखिएगा पेटेला नी कैप। तो बी का फर्स्ट हो गया ना, बी का सेकेंड हो गया, सॉरी, बी का सेकेंड हुआ क्लास, नी कैप। यहां पर देखिए क्लास, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर देखिए तो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा अलग है क्या। एक बार हम इसको देखते हैं। उरोस्थी, जत्रुक, जानुफलक, स्कंद फलक, फिर क्लेविकल दिया है, पेटेला दिया है, स्केल्पुला दिया है, स्टर्नम दिया गया है। देखिए ये सही नहीं है, आप इसको मैं थोड़ा सा लिखती हूं आप लोगों के लिए।
यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं स्टर्नम की, ये आपका ब्रेस्ट बोन, तो ए का फोर्थ हो गया आपका सही है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं कॉलर बोन की, तो कॉलर बोन तो यहां पर आपको शोल्डर ब्लेड दिया, ब्रेस्ट बोन दिया, नी कैप दिया, क्लेविकल दिया है। तो देखिए जो क्लेविकल है ना वो कॉलर बोन, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा, क्लेविकल की बात करेंगे हम तो यहां पर कॉलर बोन होनी चाहिए। फिर इसके बाद जब हम बात करेंगे आपका पैटेला की, तो यहां पर नी कैप होगा। और फिर जब हम बात करेंगे स्कैपुला की, तो ये क्या होगा, शोल्डर ब्लेड। तो इसको सही कर लीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा इन्होंने ऑप्शन को सही अरेंज नहीं किया है, इस वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, लेकिन ये आपका सही होगा, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आराम से, फिर इसको पढ़िएगा, ठीक है। स्टर्नम बोन जो है वो कहां पर आपको मिलती है, याद रखिएगा, ये आपको ब्रेस्ट बोन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपके ब्रेस्ट बोन के नीचे है, ठीक है। जैसे आप अगर आपने कंकाल देखा है ना, कंकाल, कंकाल में ऐसे ऐसे बनता है ना, मेरा तो आर्ट उतनी अच्छी नहीं है, ऐसे से कंकाल रहता है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये कंकाल मैंने बनाने का प्रयास किया है क्लास, आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, ये उस ऐसे, ये कंकाल, तो ये जो बोन है ना, ये जो बोन है क्लास, ये वाली जो बोन है, यही स्टर्नम, यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टर्नम कहते हैं, इस वाली बोन को, ठीक है। तो ये ब्रेस्ट बोन का हिस्सा होती है। ऐसे ही अगर हम क्लेविकल को देखेंगे तो क्लेविकल आपका कॉलर बोन, ठीक है, याद रखिएगा, क्लेविकल कॉलर बोन। और फिर उसके बाद हम जब पटेला की बात करेंगे तो वो किस चीज से रिलेटेड है, वो आपके नी कैप, पटेला बोन जो है, जो नीज में, नीज जानते ना, घुटना, ठीक है, वहां पे आपका पटेला प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ इस तरीके से बोन होती है, इस तरीके से। और स्कैपुला की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका शोल्डर बोन है। तो इसको अगर आप चाहें क्लास तो एक बार फिगर में भी देख सकते हैं, तो आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। ये शोल्डर, अब यहाँ पर जब आप देखते हो इधर की तरफ, शोल्डर ऐसे होता है ना आपका, ये शोल्डर है, तो यहाँ पर जो बोन होती है, ये हाथ मैंने बनाने के प्रयास किया है, तो यहाँ पर एक बोन होती है जिसको कि हम क्या कहते हैं, हम स्कैपुला कहते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप की थोड़ा सा बोन होती है। चलिए, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। मेरी आर्ट भी आज आप लोग ने देखा कि कितनी गंदी है मैम की आर्ट, ठीक है, लेकिन समझ में आया होगा, वहां पर उसको सही कर लीजिएगा, थोड़ा अरेंजमेंट में गलती थी। 7वें प्रश्न को अब हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए पढ़िए, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ बायोस्फीयर इज यूनिडायरेक्शनल, बोला है। जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशा होता है। जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव चक्रीय होता है, ठीक है। यहाँ पे एक दिशा दिया गया है, मतलब यहाँ पर आपका यूनिडायरेक्शनल दिया गया है, यहाँ पे साइक्लिक दिया गया है। फिर अगला देखते हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। इन नेचुरल इकोसिस्टम द रिलेटिव डिके ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द ट्रॉपिक लेवल। और आखिरी दिया गया है, प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजाति सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती है। विद द प्रोग्रेसिव ट्रॉपिक लेवल ईच स्पीशीज आर लेस एफिशिएंट इन अवेलेबल यूजिंग अवेलेबल एनर्जी। तो यहाँ पर आपका बोला गया है सही कौन सा होगा। देखिए, अगर जब भी आप एनर्जी पिरामिड की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्लास, एनर्जी पिरामिड जो होता है ना, वो हमेशा आपका अपराइट होता है। अपराइट मतलब सीधा पिरामिड होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम 10% लॉ लगाते हैं। 10% लॉ क्या होता है, अगर हम मान के चले यहाँ पे जो एनर्जी, आपको पता है जो सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल होता है, जो सबसे पहला स्तर होता है, यहाँ पे हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रासेस होते हैं, ठीक है, वो सब होते हैं जो कि अपना भोजन खुद बना रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ठीक है, पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधों को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है, और सन के प्रेजेंस में ये अपना भोजन खुद बना रहे हैं। तो ये आपके प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादक हैं, ठीक है, उत्पादक में आपके सारे पादप आ गए। अब आप सपोज करो कि ये 1000 कैलोरीज, ठीक है, 1000 किलो कैलोरीज एनर्जी ये कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब 10% लॉ में क्या होता है, खाली जो 10% एनर्जी है वो आपके दूसरे ट्रॉपिक लेवल में
ट्रांसफर होगी। मतलब अगर यहाँ पर आपका 1000 है तो 1000 का आप 10% निकालो तो कितना आएगा बताओ, देख लो गणित करके। तो यहाँ पर आपका 100 आ जाएगा, 100 किलो कैलोरी ही खाली ट्रांसफर होगी। इसी तरीके से फिर खाली 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी, मतलब खाली 10 किलो कैलोरी एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। और फिर यहाँ पर खाली 10 किलो मतलब 1 किलो कैलोरी एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। बस ये याद रखिएगा, जब भी हम एक स्तर से दूसरे स्तर की तरफ मूव करते हैं तो जो ज्यादातर ऊर्जा है 90% वो आपकी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है, खाली 10% एनर्जी आपकी ट्रांसफर होती है। इसी को हम एनर्जी पिरामिड में कहते हैं 10% एनर्जी लॉ या फिर लिंडमैन लॉ। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। तो यहाँ पर इसी वजह से जो लिखा है द फ्लो ऑफ एनर्जी इन बायोस्फीयर इज यूनिडायरेक्शनल, एकदम सही है। फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल स्तर दिए गए हैं। ठीक है, सबसे नीचे आपको यहाँ पे प्रोड्यूसर दिख रहे हैं। प्रोड्यूसर अगर मान के चले 1 लाख एनर्जी इनको मिल रही है तो खाली 10% यहाँ ट्रांसफर होगी, फिर 10% खाली यहाँ ट्रांसफर होगी, 10% यहाँ ट्रांसफर होगी और खाली 10%। और ज्यादातर एनर्जी जो है वो आपकी वेस्ट हो जाती है। इसी को हम एनर्जी फूड पिरामिड कहते हैं। और यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, 8वें प्रश्न पे। रामसर स्थल की सूची में शामिल काबरताल झील किस राज्य में है? तो बता दीजिए काबरताल कहाँ पर है, बिहार में, राजस्थान में, उत्तराखंड में या फिर गुजरात में? बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आता है तो सही है, नहीं आता है तो फिर याद कर लीजिए। काबरताल जो है वो आपका बिहार में है। ठीक है, अब वो काबा बिहार चले, काबा बिहार आओ ना हमरे बिहार में करके कोई एक सीरीज आई है ना, तो काबा बिहार, काबरताल बिहार, काबर बिहार चले, काबर बिहार, तो ऐसे करके काबर बिहार याद रहेगा। ठीक है, तो बिहार के बेगूसराय में स्थित है काबरताल, याद रखिएगा, जिसको कि हम कांवर झील के नाम से भी जानते हैं। अगला हम देखते हैं 9वां प्रश्न। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है? तो बताइए कौन सा, ABCD में से हमको जीवन के लिए क्या चाहिए बताइए। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल सबसे ज्यादा कौन सा है? तो यहां पर आपका होगा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, और फिर ऑक्सीजन भी आपका, फॉस्फोरस, सल्फर, ये याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सोडियम, सोडियम की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम हटा दो। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन की जरूरत होती है, पोटेशियम की नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोस्ट एक्यूरेट की वजह से आपका बी जो है वो आपका सही है। यहाँ पर हम व्याख्या देख लेते हैं। जीव वैज्ञानिक जीवन के लिए 6 पदार्थों को आवश्यक माना जाता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस तथा सल्फर है। ठीक है, याद रखिएगा। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन इन्हीं तत्वों से मिलकर बने हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, न्यूक्लिक अम्ल हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, हार्मोन हो, सभी। ठीक है, मूल पदार्थ कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, याद रखिएगा, और फॉस्फोरस, सल्फर। 10वां प्रश्न हम देखते हैं। बड़ा है तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुनिए। तो चलिए असत्य को चुनिए। UNFCCC की बात अगर हम करें, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यहाँ पे दिया भी गया है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसमें बोला गया है कौन सा आपका इनकरेक्ट है। तो UNFCCC की बात अगर हम करें तो ये कब फॉर्म हुआ था? अर्थ समिट में, जो कब हुई थी? 1992 में हुई थी। कहां पर हुई थी? रियो दी जेनेरियो में हुई थी। इसी वजह से हम इसको रियो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। क्लियर है ना क्लास? जो मैंने बोला, अर्थ समिट कितनी बार डिस्कस किया है, कब हुआ है? 1992 में हुआ है। ठीक है, फिर इसको हम रियो समिट भी कहते हैं क्योंकि ये रियो दी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। इसी में आपका एजेंडा 21 भी आया था और इसी में हमने UNFCCC की भी बात की थी। एकदम सही है। ठीक है, UNFCCC की अगर हम बात करें तो ये केम इनटू इफेक्ट इन 1994। ये आपका सही है कि गलत है? ये भी आपका सही है। ठीक है,
फर्स्ट मीटिंग जो है वो आपकी फ्रांस में हुई थी, ये आपका क्या है, गलत है। याद रखिएगा यूएनएफसीसी की जो COP1 था वो आपका 1995 में हुआ था। कहां पर हुआ था, बर्लिन में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आखिरी, दी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज डील विद रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैसेस। ऑफकोर्स की बात है, ठीक है, एकदम सही है। यहाँ पर हम ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने की बात करते हैं, तो सी आपका सही उत्तर है। 11वां प्रश्न हम देखते हैं, वैदिक नदियां आधुनिक नाम। चलिए बताइए, वैदिक नदियां आधुनिक नाम, कुबा, पारुशनी, सदानीरा, सुतुद्री। तो यहाँ पर देखिए कुबा की बात करेंगे तो काबुल हो जाएगा, ए का सेकंड एक ही जगह दिया गया है, मतलब बी आपका सही होगा। लेकिन देखते हैं परुशनी की बात हम करेंगे तो ये आपका कौन सा है, रावी नदी है, ठीक है। तो देखिए बी का थर्ड। सदानीरा की बात करेंगे तो गंगटक हो गया, ठीक है। सुतुद्री की बात करेंगे तो सतलज हो गया। उत्तर सही क्या हो गया, बी। बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? तो जल्दी से बता दीजिए, बलबन ने, अलाउद्दीन ने, मोहम्मद तुगलक ने या फिर इल्तुतमिश ने? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, आपको पता है कि उसने कौन सी उपाधि धारण की थी, उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। पता है ना, परीक्षा में पूछा जाता है कि सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसके मतलब किसके द्वारा धारण की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, ठीक है। वो क्या चाहता था, सिकंदर नाम लेके वो क्या चाहता था शो करना कि वो भी पूरे विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता है और साथ ही साथ वो एक नया धर्म भी चलाना चाहता था। किंतु जो उलेमा थे उन्होंने कहा, उनकी सलाह पर उसने इस विचार को त्याग दिया था। तो याद रखिएगा दोनों चीज, सिकंदर सानी की उपाधि, सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि किसने ली थी, अलाउद्दीन ने ली थी। अलाउद्दीन भी चाहता था कि वो पूरा विश्व जीते, ठीक है, और एक नए धर्म की शुरुआत करे। लेकिन नए धर्म की शुरुआत उसने इसलिए नहीं की क्योंकि उलेमा ने उसको अपोजिशन किया था, अपोज किया था। तो बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं, सरंजामी की अगर हम बात करें, प्रथा किससे संबंधित है, बताइए। सरंजामी प्रथा जो है वो किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व प्रथा से, तालुकदारी प्रथा से, कुतुबशाही प्रशासन से या फिर उपयुक्त में से किसी से नहीं? तो ये आपका रिलेटेड है मराठा भू राजस्व प्रथा से। ए जो है वो आपका सही है, ठीक है। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। तो ए आपका सही है। 14th देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी संतुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? ये तो मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। सबसे पहले आपको बलवंत राय मेहता दिया है, अयंगर कमेटी दिया है, स्वर्ण सिंह कमेटी दिया गया है और फिर ठक्कर कमेटी दिया गया है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। बलवंत राय मेहता कमेटी की बात करते हैं तो हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं ना। यहाँ पर आपका क्या सही होगा, किसकी बात की जा रही है? मूल कर्तव्यों की बात की जा रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जा रही है। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है स्वर्ण सिंह कमेटी। सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए क्लास, आपको पता है स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर, यहाँ पे मैं स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट लिख रही हूँ, देखिए स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम पार्ट देखें, पार्ट 4th ए में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। याद रहेगा ना क्लास? तो ये भी आपकी कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कमेटी का नाम बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको आपको अपने दिमाग में बना के रखना है। अच्छा, अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है तो आप क्या बताएंगे? प्रेजेंट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, लेकिन जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको जोड़ा गया था उस समय खाली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ठीक है।
यहाँ पर जो एक फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के साथ जोड़ी गई, जो कि किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15th प्रश्न पे। सारे प्रश्न जो फंडामेंटल ड्यूटीज से बनते हैं वो मैंने आपको बताया। 15 प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया दी गई है? तो डायरेक्ट प्रश्न है, बताइए। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एडॉप्शन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज और अ लैंग्वेज ऑफ द स्टेट? 343, 344, 345, 346। तो यहाँ पर ABCD में से आपका जो सही उत्तर है वो है 345। सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 16 प्रश्न पे। किस प्रणाली के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? इन विच एनिमल डज हीमोग्लोबिन डिसॉल्व इन साइटोप्लाज्म? फ्रॉग, फिश, ह्यूमन या फिर अर्थवॉर्म? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है केचुए में। ठीक है, केचुए में जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन डिसॉल्व इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं 17th प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ये तो आपको पता ही होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी है, सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है या फिर गांधीयन इकोनॉमी है? तो यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमी है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। ये एक ऐसी प्रणाली है जिनमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह-अस्तित्व रहता है। तो ए आपका सही उत्तर है। 18th प्रश्न जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं है? तो जल्दी से बता दीजिए, जीएसटी में कौन सा कर शामिल नहीं है? एक्साइज, कस्टम, वैल्यू एडेड टैक्स या फिर सर्विस टैक्स? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, बताइए ABCD में से। तो जीएसटी में सीमा शुल्क शामिल नहीं है, कस्टम ड्यूटी जो है वो शामिल नहीं है। अगला हम देखते हैं 19th प्रश्न। देखिए क्लास, जहां पे भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पे मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगी। जहां पे डायरेक्ट हम आंसर पे आ सकते हैं वहां पे हम डायरेक्ट आंसर पे आएंगे। अब यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज की बात की गई है, गोल्डन ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल की बात की गई है। तो बताइए, महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, प्रमुख वायु मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना या फिर स्वर्ण व्यापार का मार्ग है? क्या होगा आपका जब हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे ABCD में से? तो ये आपका जो है वो है सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से रिलेटेड है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जब हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी की शुरुआत 2001 में हुई। इसके माध्यम से देश के प्रमुख 4 महानगर जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ा गया है। देखिए इस राजमार्ग से ऐसे दिख रहा है। तो ये एक आपका क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस वजह से बोला गया है इसको। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। झांसी, कानपुर, आगरा, गोरखपुर दिया गया है। तो चलिए बताइए, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज जो सबसे आसान है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो वो झांसी में है। तो थर्ड का नहीं, ए का थर्ड देखो यहाँ पर भी अरेंज किया गया है, तो 3 जगह अरेंज किया गया है। चलो कोई बात नहीं, दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर में कौन सा है, यहाँ पे आपका GS विद्यार्थी मेमो मेडिकल कॉलेज है। तो बी का फर्स्ट एक जगह दिया गया है। आगरा की बात करेंगे तो आगरा में क्या है, SN मेडिकल कॉलेज है। गोरखपुर में बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। सारे मेडिकल कॉलेज आपको मिल गए ना यूपी के? बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी। अगला हम देखते हैं 21वां प्रश्न। एक तरफ आपको विटामिन दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन, प्रोटीन, ये तो अभी हमने टेस्ट में शायद डिस्कस भी किया है आपसे। अच्छा नहीं,
चेंज किया है। उसमें हार्मोन्स में आपका कौन सा दिया था, ऑक्सीटोसिन दिया था, याद है आपको? मैंने आपको बताया था मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन्स होते हैं। मदर जब अपने बच्चे को प्यार करती है तो उसके बॉडी में क्या ऑक्सीटोसिन जनरेट होता है, जिसकी वजह से उसको मिल्क का सिक्रीशन होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। यहां पर आपको ऑक्सीटोसिन की जगह क्या दे दिया गया है, टेस्टोस्टेरोन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन दिया गया है, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन दिया गया है और प्रोजेस्टेरॉन दिया गया है। तो हार्मोन सी का फोर्थ हो जाएगा। सी का फोर्थ 2 जगह दिया गया है। वेरी गुड। विटामिन की बात करेंगे तो ये तो आपको पता है, विटामिन की जब भी हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, कैरोटीन हो जाएगा। ठीक है, और जब हम प्रोटीन की बात करेंगे तो केराटिन होगा। केराटिन ट्रीटमेंट आजकल दिखाता है ना, बालों में केराटिन ट्रीटमेंट करा लीजिए। एंजाइम की बात करेंगे तो पेप्सिन हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी का फर्स्ट, ए का सेकेंड, ठीक है, और बी का थर्ड। तो यहां पे बी आपका सही उत्तर है। चलिए, हो गया ना क्लियर क्लास? इसी तरीके का प्रश्न हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, लेकिन वहां पर थोड़ा सा अलग था। जैसे वहां पर आपको ऑक्सीटोसिन दिया गया था, मुझे याद आ रहा है, वहां पे एमाइलोज दिया गया था, पेप्सिन नहीं दिया गया था, एमाइलोज दिया गया था। चलिए, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। पहले की भी टेस्ट को जरूर देखिए, क्लास प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन पहले के टेस्ट जरूर देखिए, रिवीजन के लिए एक अच्छी टेस्ट सीरीज है ये। 22वां प्रश्न अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? परीक्षा में पूछा गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी आपकी नोडल एजेंसी है, बताइए। प्लानिंग कमीशन, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, नीति आयोग या फिर फाइनेंस कमीशन? आसान प्रश्न है, आप सभी को पता है। प्लानिंग कमीशन को तो नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है। और याद रखिएगा, जो नीति आयोग है वही नोडल एजेंसी है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एसडीजी गोल्स। ठीक है, तो यहां पर सी जो है वो आपका एकदम सही उत्तर है। अगला हम देखेंगे 23वां प्रश्न। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहां पर था, बताइए। दिल्ली, लखनऊ, लाहौर या फिर आगरा? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है आगरा। डी आपका सही उत्तर है। चलिए 24 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आपको दिया गया है फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्लांटिया, बताइए। चलिए, तो जब हम मोनेरा की बात करते हैं तो मोनेरा क्या है, जीवाणु है। सी का सेकेंड मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया है आपका। यहाँ पर एक ही जगह दिया गया है, लेकिन हम और को चेक करेंगे। ठीक है, कवक की बात करेंगे तो कवक, मशरूम जो है वो कवक है ना। मशरूम की बात करते हैं, लोग कहते हैं ना ये तो फंगस है, फंजाई है मशरूम। ठीक है, बहुत लोग कुकुर मुत्ता भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही हो गया। ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद हम प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो ये आपका एक शैवाल है। ठीक है, और जब हम बात करेंगे पादप की, यहाँ पे प्लांटिया की बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो गया टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, टेरिडोफाइटा का आपको एक बार हम फोटो दिखा दें। ओ सॉरी, क्लास नहीं लगाया मैंने, मुझे लगा मैंने इसमें लगाया है आपको दिखाने के लिए। लेकिन याद रखिएगा, टेरिडोफाइटा जो है वो एक पादप है, मोनेरा जीवाणु है, प्रोटिस्टा जो है वो शैवाल है और कवक मशरूम है। अगला हम देखेंगे 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्लास आराम से पढ़ लीजिए। इसमें असत्य कथन की बात की गई है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की। तो साइबर स्पेस में निहित जानकारियों की क्षति या अनधिकृत उपयोग से संरक्षित रखना साइबर सुरक्षा कहलाता है। ठीक है, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन साइबर स्पेस फ्रॉम लॉस और अनऑथराइज्ड यूज इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। ऑफकोर्स सी बात है, एकदम सही। साइबर सिक्योरिटी में हम क्या करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन को, जो भी जानकारियां हैं उनको लॉस से या फिर अनऑथराइज्ड यूज से बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, संरक्षित रखेंगे। हैकर्स के बढ़ते मामलों के कारण संस्थाओं के लिए सूचना की गोपनीयता तथा सुरक्षा को बनाए रखना चिंता का विषय। एकदम जनरल स्टेटमेंट है, एकदम सही है। ठीक है,
इसके निराकरण के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2017 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जारी की। अब आखिरी देखते हैं, इस नीति के माध्यम से भारतीय साइबर सुरक्षा की प्रमुख कमियों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। अब देखिए क्लास, कहने को ये प्रश्न कितना बड़ा है, देखने में ही कुछ स्टूडेंट जब देखे होंगे इस प्रश्न को तो घबरा गए होंगे। मुझे सही सही बताइएगा, घबरा गए कि नहीं घबरा गए? एक तो लग रहा है साइंस का प्रश्न है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, साइबर स्पेस दे दिया गया है और इतना बड़ा है तो ज्यादातर स्टूडेंट हार मान जाएंगे कि अरे हम तो कर ही नहीं पाएंगे ऐसे प्रश्न। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए कितना आसान स्टेटमेंट दिया। सबसे पहले साइबर स्पेस को आपके डिफाइन कर दिया गया, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, जो भी इंफॉर्मेशन है उनको प्रोटेक्ट करना, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। हैकर से प्रोटेक्ट करना, जो कि बिल्कुल सही है। चीजों को की गोपनीयता बनाए रखना इंफॉर्मेशन की, ठीक है, बिल्कुल सही है। इस नीति के माध्यम से कहीं ना कहीं हम जो शॉर्टकमिंग्स हैं साइबर सुरक्षा में, साइबर सिक्योरिटी में, उसको हम दूर करने का प्रयास करें, बिल्कुल सही है। तीनों एकदम जनरल स्टेटमेंट है, गलत होने के चांसेस क्या है इस वाले के, तो याद रखिएगा यही आपका गलत भी है, ठीक है। यहां पर जो आपका 2017 दिया गया है ये आपका गलत है, 2013 होगा, तो सी आपका सही उत्तर है। देखो बस ये बताना चाह रही हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन बड़ा हो, ठीक है, और आपको लग रहा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बहुत ही आसान प्रश्न था, बस आपको शांतिपूर्वक अपने दिमाग को शांत करके पढ़ने की आवश्यकता थी। अगला देखेंगे 26वां प्रश्न। भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना था? तो जल्दी से बता दीजिए। 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में जनसंख्या की वृद्धि का दर कितना था? तो वो था आपका कितना क्लास? 17.64। बी आपका सही उत्तर है। According to the census of India, the percentage of population growth during the period 2001 to 11 was 17.64। अगला देखते हैं 27। यहाँ पर देखिए बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य आपके कौन कौन से हैं? तो बताइए ध्यान से, आप चाहें तो समय ले सकते हैं, समय ले लीजिए क्लास अपना, क्योंकि थोड़ा सा सोचना पड़ता है। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ठीक है, ठीक है क्लास। तो यहां पर देख लीजिए बांग्लादेश की बात करेंगे, सी आपका सही उत्तर था। यहां पर मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, बांग्लादेश, बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। यहां पे याद रख सकते हैं आप बैटमैन, ठीक है, बस याद रखिएगा बैटमैन में आपका जो यहां पर भी एम होगा, ठीक है। ये बांग्लादेश से, तो ये क्या हो गया? ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ये आपका असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, फिर आपका मेघालय हो गया, ठीक है, फिर आपका क्या हो गया यहां पर, आप याद रखिएगा मिजोरम। तो आप थोड़ा सा इस तरीके से याद रख सकते हैं। चीन की बात करेंगे, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान का देख लीजिएगा, नेपाल का एक बार, म्यांमार की बात करेंगे तो यहां पर देखिए अरुणा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। भूटान में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, तो याद रखिएगा। और यहां पर अगर हम बात करेंगे अफगानिस्तान की तो लद्दाख होगी। अगला हम देखते हैं 28वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताइए अम्मान, जॉर्डन, बिश्केक, तजाकिस्तान, उलन बटोर, मंगोलिया, साना, यमन। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? अम्मान की बात करेंगे तो ये किसकी राजधानी है? ये जॉर्डन की राजधानी है, एकदम सही है, ठीक है। बिश्केक की बात करेंगे तो यहाँ पे तजाकिस्तान दिया, ये तजाकिस्तान की राजधानी नहीं है, ये आपकी किर्गिस्तान की राजधानी है, याद रखिएगा। उलन बटोर की बात करेंगे तो मंगोलिया, साना की बात करेंगे तो यमन। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं था? बी आपका सही सुमेलित नहीं था। आगे बढ़ते हैं 29 प्रश्न को। 29 प्रश्न को अगर आप चाहें तो पॉज कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर लीजिए, फिर उत्तर बताइए। तो बताइए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है यहाँ पे? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको कि हम नीरी भी कहते हैं। परीक्षा में कई बार पूछा है कि नीरी कहाँ पर है, तो नीरी, एन से नीरी, एन से नागपुर, याद रखिएगा। नीरी कहाँ पर है? नागपुर में है। तो ए का आपका क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ए का सेकंड दो जगह दिया गया है।
दूसरा देखते हैं, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये आपका जो है ये आपका मैसूर में है। ठीक है, तो बी का फोर्थ एक जगह दिया गया है। फिर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? ये शिमला में है, याद रखिएगा। और सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? ये राजामुंद्री में है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लास, इस तरीके के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको तैयार जरूर करिएगा। अगला हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोन सिद्धांत एवं दर्शन है? तो बताइए किसका है? बुद्धिज्म का, जैन का, सिख का या फिर वैष्णव का? तो अनेकांत जैन धर्म का कोड सिद्धांत है एवं दर्शन है, ये याद रखिएगा। इसे हम सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? सप्तभंगी सिद्धांत। यहां पर मैं लिख देती हूं, अनेकांतवाद देख लीजिए या फिर सप्तभंगी सिद्धांत। ठीक है, किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से रिलेटेड है। बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 31। एक तरफ आपको राजवंश दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको राजधानी दी गई है। तो पल्लव, पांडव, यादव, काकतीय। ठीक है, तो बताइए पल्लव की राजधानी क्या थी? पल्लव की राजधानी कांची थी। परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न भी। तो ए का सेकंड 3 जगह दिया गया है। पांडव की बात करेंगे तो मदुरा। ठीक है, तो बी का आपका क्या हो गया? थर्ड हो गया। बी का थर्ड यहां दिया गया है। फिर यादव की देवगिरी, सी का फोर्थ एक जगह, काकतीय की आपकी हो गई वरांगल। तो उत्तर क्या हो गया? सही, बी आपका सही उत्तर हो गया। डायनेस्टी और कैपिटल से रिलेटेड भी प्रश्न परीक्षा में आते हैं, और इस तरीके के जो प्रश्न है ना, ये आपको अगर आपको कहीं से पढ़ना है तो लूसेंट में कहीं कहीं दिया रहता है, तो याद कर लेना, इसको पूछ लिया जाता है, गलत ना हो। ठीक है, चलिए 32वें प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो जल्दी से बता दीजिए मुझे, कौन सर्वोच्च है? सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट या फिर रिलीजन? तो आपको पता है, सबसे पहले हम लोग तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। ठीक है, हम लोग सेकुलर स्टेट है। हमारे यहाँ संसद जो है क्या वो सुप्रीम है? नहीं, संसद सुप्रीम नहीं है। कई बार संसद के डिसीजन पर क्या सर्वोच्च न्यायालय जो है वो रोक लगा देती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भी सुप्रीम नहीं है। क्यों? क्योंकि संसद सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड कई डिसीजंस को लेता है। तो सबसे सर्वोच्च कौन है? तो वो है संविधान। ठीक है, इन चारों में तो बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा, क्योंकि संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त होती है, चाहे वो आपके लेजिस्लेटिव बॉडी हो, ठीक है, विधायिका हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी हो, चाहे वो आपकी क्या हो, एग्जीक्यूटिव हो, कार्यपालिका हो। तो सबको शक्ति कहां से मिलती है? संविधान से मिलती है। तो बी आपका सही उत्तर है। 33वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है? तो बताइए, ऑल इंडिया सर्विस की बात कहां पर की गई है? आर्टिकल 310 में, 311 में, 312 में या फिर 313 में? तो याद रखेगा, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात हम करते हैं आर्टिकल 312 में। ठीक है, उत्तर क्या है आपका? सी सही उत्तर है। अगला देखेंगे 34। निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अगर आप चाहें वीडियो को पॉज करिए और आराम से प्रश्न पढ़िए। तो बताइए, राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की, या संघ राज्य क्षेत्र का जो आपका मुख्यमंत्री होता है? यूटी की बात की गई है, यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर की। तो बताइए, सबसे पहले फाइनेंस कमीशन की बात हम किस आर्टिकल में करते हैं? 280 में। तो 280 में ही एक क्लॉज दिया गया है जिसमें कि क्या बोला गया है? वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, चल बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्र का जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? उसकी नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं। अब योजना आयोग जो अब क्या है, नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, उनके उपाध्यक्ष को कौन अपॉइंट करते हैं? तो उनके उपाध्यक्ष को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, ना कि प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका 2 नहीं होगा, क्या होगा? 1 और 3। उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर है।
आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखेंगे। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो बताइए, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ पे है वो आपका चला जाए, गायब हो जाए तो क्या होगा? जल्दी से बताइए। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। जो वेट है वो आपका 0 हो जाएगा पर मास सेम रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा, या फिर वस्तु का द्रव्यमान जो है वो बढ़ जाएगा। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए आपका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर वेट, आपका वेट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वेट क्या होता है? बताइए, वेट के फॉर्मूले में आपका क्या आता है? वेट इज इक्वल टू बताइए क्लास। अगर आपको ये पता है तो आप बता देंगे। याद रखिएगा, W इज इक्वल टू mg होता है, ठीक है, जहां पर G क्या है? मास है, और M क्या है? मास है, और G क्या है? ये आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो अगर ग्रेविटी 0 हो गई तो G आपका 0 हो जाएगा। तो वेट कितना होगा? M इंटू 0। तो वेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? वेट जो है वो 0 हो जाएगा, लेकिन जो मास है वो आपका सेम रहेगा। तो A आपका सही उत्तर है। ये चीज क्लियर हो गई। जब हम W की बात करते हैं तो W इज इक्वल टू M इंटू G हो गया। तो अगर ग्रेविटी आपकी 0 हो गई तो वेट आपका 0 हो जाएगा, लेकिन मास आपका कांस्टेंट रहेगा। तो सही उत्तर A हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। अगर आज की क्लास में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग करंट अफेयर के भी प्रश्नों को ऐड करेंगे। इसके पहले वाले क्लासेस में भी हमने करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस को ऐड किया था, आगे भी ऐड करेंगे, और चीजों को क्या करेंगे? बार बार रिवाइज करते रहेंगे ताकि एग्जाम तक हमें भूले ना, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मैम इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम उसको क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर लेंगे। तो धन्यवाद। लास्ट में जाते जाते फिर एक बात आपसे कहूंगी कि पूरे परीक्षा की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल निभाना है वो आपके खुद का है, ठीक है। आप ही को तैयारी करनी है, आपको ही एग्जाम में अपीयर होना है। तो अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उसी के अनुसार पढ़िए। एक टारगेट डिसाइड करिए कि मुझे इतना पढ़ना है, इतना याद करना है और इतनी चीजों को बार बार रिवाइज करना है। और पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को भी जरूर लगाइए मॉक टेस्ट के साथ। परिश्रम करिए, सफलता जरूर मिलेगी क्लास। धन्यवाद। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर मिलेंगे। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा जाए।